लास्ट 2 लेक्चर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहले हमने बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर हमने क्या शुरू किया था, प्रियम्बल के बाद हमने आर्टिकल शुरू किए थे, फंडामेंटल राइट्स। 14 से लेके 18 हमने कंप्लीट कर लिया। आज बेटा 19 से लेके 32 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल राइट टू फ्रीडम। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 19 से लेके कहां तक है बेटा, 22 तक। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 19 टू 22। ये सारे आर्टिकल बेटा डील करते हैं किसको, राइट टू फ्रीडम को। किसको डील करते हैं, राइट टू फ्रीडम को। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, हाँ। यहाँ बैठिए उनके साथ क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं है ना। चलो आर्टिकल नंबर 19, सबसे पहले एक बात ध्यान में रख लो, आर्टिकल 19 इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। देखो मैंने वहां पे हैंड रिटन लिखा हुआ है, इट इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। सिर्फ किसको मिलता है बेटा, इंडियन सिटीजन को। लिखा हुआ ना ऑल सिटीजन्स, सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगा और किसी को आर्टिकल 19 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 19 इज ओनली फॉर द सिटीजन्स। आर्टिकल 19 ओनली किसके लिए बेटा, सिटीजन्स के लिए, बाहर वालों के लिए आर्टिकल 19 का बेनिफिट नहीं मिलता। सिटीजन्स को इंडिया में 6 फ्रीडम है, सिटीजन्स को इंडिया में 6 फ्रीडम है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप बोल सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरा, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स एंड एमिशन, मतलब क्या, आप पीसफुली इंडिया में रहो बिना आर्म्स एंड एमिशन के, ये आपका फ्रीडम है। तीसरा, टू फॉर्म एसोसिएशन, आप किसी भी टाइप का एसोसिएशन या यूनियन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया के अंदर में कहीं भी घूम सकते हैं। मुझे बताओ दिल्ली जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा या वीजा, कुछ नहीं लगेगा ना, बट यूके जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, क्लियर है। तो लॉ मेकर क्या बोलता है, इंडिया के अंदर में हम आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, क्लियर है। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट अगर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। जैसे मुझे बताओ आर्मी लेन में हम जा सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। आर्मी लेन में जा सकते हैं क्या, अलाउड ही नहीं है। तो बोला वो चीज आपको रिस्ट्रिक्ट करना रहेगा। नेक्स्ट है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में हम रिजाइड कर सकते हैं और सेटल कर सकते हैं। मुझे बताओ मैं मुंबई में रहता हूँ, क्या दिल्ली में घर नहीं ले सकता, ले सकता हूँ। तो मैं मुंबई में रहते हुए दिल्ली में भी घर खरीद सकता हूँ, JNK में भी घर खरीद सकता हूँ, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया में मुझे सेटल होने के लिए कहीं से कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मैं किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन ध्यान से जो मेरा ट्रेड है, जो मेरा बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। अगर ट्रेड और बिजनेस मेरा लीगल नहीं है तो नहीं चलेगा, याद रहेगा पक्का। चलो जल्दी से बताओ 6 फ्रीडम कौन कौन से। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एमिशन। तीसरा, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। चौथा, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पांचवा, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड लास्ट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी टाइप का हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल। अब बोलोगे अमित सर ये तो बहुत ज्यादा फ्रीडम हो गई, लेकिन ध्यान से बेटा, व्हेन देयर इज ए फ्रीडम देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। जब फ्रीडम होती है तो रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। नीचे देखो आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए, क्या लिखा हुआ है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। देखो क्या क्या है। पहला, ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज के दिन नहीं बेटा, आज के गवर्नमेंट के दौर में नहीं। आज अगर तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच करते हो ना तो तुम्हारे ऊपर ईडी की रेड लगा दी जाएगी। आज अगर तुमने गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछा कि सर ऐसा क्यों, पक्का वो तुम्हारे ऊपर ईडी का रेड तो पक्का लगा देंगे। आज के दिन ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में फ्रीडम है,
लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? यस, फ्रीडम है आपको किस चीज का? स्पीच का और एक्सप्रेशन का। दूसरा फ्रीडम है राइट टू रिसीव एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है? मैं किसी से इंफॉर्मेशन ले सकता हूं और किसी को इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। ठीक है। नेक्स्ट फ्रीडम है राइट टू नो। राइट टू नो, मुझे जानने का अधिकार है, मुझे जानने का अधिकार है। नेक्स्ट, राइट टू रिमेन साइलेंट, मुझे चुप रहने का भी अधिकार है। चलो इसका एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। हम जब भी मुंबई में किसी भी थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, पीवीआर का एग्जांपल लेते हैं, तो बेटा पहला नेशनल एंथम होता है। क्या हम बोलते हैं? बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन खड़े होते हैं। चुप रहना भी स्पीच के डेफिनेशन में आता है, राइट टू रिमेन साइलेंट। लेकिन क्या हम बिना खड़े चलेगा? नेशनल एंथम में बिना खड़े चलेगा? नहीं, वो डिसरिस्पेक्ट है, वो आपकी ड्यूटी है, खड़ा होना पड़ेगा। समझा? नेक्स्ट है राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग फ्रीली एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये सारे हमारे पास क्या है बेटा? फ्रीडम। लेकिन 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 इस फ्रीडम पे कुछ क्या लगा रखा है इन्होंने? देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है। पहला, कभी भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ मत बोलना। कितना भी तुम्हारे साथ गलत हो जाए सह लेना, बट इंडिया के खिलाफ कभी नहीं बोलना है। सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कभी तुम स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल खड़े नहीं करोगे। स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल खड़े नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कल के दिन आउटसाइड इंडिया से कोई लोग या पाकिस्तान से कोई लोग आके इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट कुछ भी कर जाए, तुम मरवर जाओ, तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पे सवाल खड़े मत करना कि सर आपका सिक्योरिटी अच्छा नहीं था। एवरीथिंग इज गुड सर, सब कुछ अच्छा था, जो भी आपने किया सब अच्छा था, 10 ही लोग मरे ना, कोई बात नहीं, चलेगा। समझा नहीं समझा? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर आप कोई सवाल खड़े नहीं कर सकते, उस पे उसके ऊपर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कभी देख रहे मूवी वगैरह में जज साहब कुछ बोल रहे होते हैं, उधर से चप्पल फेंकने लगता है तो जूता फेंकने, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसा अलाउड नहीं है। आपको पता है एक मूवी आई थी सनी देओल की, उस मूवी में एक डायलॉग था ना, जज साहब फाड़ दो ये कानून की किताबें। बेटा आज के दिन जरा कोर्ट में जाके देख, जज तुझे फाड़ देगा, ऑन द स्पॉट फाड़ देगा वो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आज जो आप बोलोगे ना तो जज क्या बोलता है कि हमारे कोर्ट के अंदर में एक लिमिटेशन, एक दायरा है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन समझते हो? टॉर्ट में समझाया था। डिफॉर्मेशन मतलब रेपुटेशन अफेक्ट करना। ध्यान से, रेपुटेशन अगर पब्लिक में अफेक्ट होती है तो वो डिफॉर्मेशन है, अगर पब्लिक में अफेक्ट नहीं हो रही है तो वो डिफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी को ऑफेंस के लिए उकसाना, गलत है ये। समझा नहीं समझा? आजकल देखते हो लीडर्स लोग कितनी ऐसी नारेबाजी कर देते हैं जिससे लोग किस में आ जाते हैं? एक खुंदस वाली माहौल में आ जाते हैं और वो लोग कोई ना कोई कांड कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे सारे क्या लगा रखे बेटा? रेस्ट्रिक्शन लगा रखे। इसमें आपको बेटा एक केस याद रखना है कि इसका नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच में साइलेंट रहने का भी अधिकार इसी केस में मिला था कि अगर जहाँ पे बोलने का अधिकार है, लेकिन मान लो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इतना तक फ्री कर रखा है कि आप नेशनल एंथम नहीं भी गाओगे तो चलेगा। मान लेते हैं आपकी कौम या आपकी कम्युनिटी आपको मना करती है नेशनल एंथम गाने से, तो चलेगा, लेकिन खड़ा होना तो बनता है, खड़ा तो आपको होना ही पड़ेगा। नेशनल एंथम नहीं भी गाएंगे तो चलेगा, लेकिन खड़ा तो होना पड़ेगा आपको। तो इसलिए लिखा हुआ है स्पीच जहाँ पे राइट है वहाँ पे आपको किसका राइट है बेटा? साइलेंट का भी राइट है। तो ये केस आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने? टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एमिशन। आप गैदरिंग कीजिए, आप यूनियन बनाइए, लेकिन वहां पे आर्म्स एंड एमिशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा रिसेंटली बेटा जंतर मंतर, आपको पता दिल्ली का एक एरिया है जंतर मंतर, वो फेमस बस एक ही चीज के लिए, क्या? मम्मी खाने पे नहीं दे रही, धरने पे बैठ जाओ। किधर जाके बैठना है? मुंबई वाले बच्चे बोल रहे सर मम्मी ने खाना नहीं दिया, दिल्ली में जाओ जंतर मंतर बैठने के लिए। बेटा दिल्ली का जंतर मंतर का एरिया इसीलिए बनाया गया ताकि तुम धरने में बैठ सको। वो पूरा धरना वाला ही एरिया है। जिसको भी गवर्नमेंट से कुछ बात मनवानी होती है कहाँ बैठ जाते हैं? जैसे अभी रिसेंटली कौन लोग धरने में बैठे हुए हैं? अभी रिसेंटली पता है कौन धरने में बैठे हुए हैं? नहीं पता? किसको नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? अच्छा इसमें से बताओ कौन कौन इंस्टाग्राम चलाता है? पहले ये बताओ। सर उसमें तो हम सब आगे हैं, लेकिन कभी इंस्टाग्राम पे नहीं देखा आज चल क्या रहा है? आपको पता है उस चीज को हमारी मीडिया ने दिखाया ही नहीं।
क्योंकि उनसे हमारी करंट गवर्नमेंट का नाम जुड़ा हुआ है ना, इसलिए। अगर भाई लास्ट गवर्नमेंट का नाम जुड़ा होता तो सारी मीडिया आती, और उसमें सबसे पहला बंदा आता अर्नब गोस्वामी, टुकड़े टुकड़े गैंग। वो बात जो भी चल रही है वो एथलीट की है बेटा। रिसेंटली हमारे 2-3 एथलीट्स हैं जिन्होंने कुछ मेडल्स वगैरह जीते, उनके साथ एक बीजेपी के कुछ लीडर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने उनके साथ गलत किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। इसी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाया। ये जो भी बातें चल रही है वो ओनली कहाँ चल रही है, इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर अदर मीडिया जो है, जो लोकल मीडियाज हैं, ठीक है। इंडिया का सबसे वर्स्ट मीडिया चैनल बताओ कौन कौन से हैं? अगर मुझसे कोई पूछे, सबसे पहला नाम दूंगा आज तक। आज तक इज नॉट ए न्यूज चैनल, इट्स एडवर्टीजमेंट चैनल। इफ यू वांट टू सी द एडवर्टीजमेंट यू कैन सी द आज तक। सारे एडवर्टीजमेंट स्लाइस पे, वहां पे कैटरीना कैफ 2 बूंद पीने में कितना टाइम लगाते हैं वो पूरा आज तक पे ही दिखाता है। वो न्यूज चैनल है ही नहीं, वो मीडिया चैनल, वो पूरा एडवर्टीजमेंट चैनल है। आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, ये सब किसी ने भी उस बात को दिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे करंट गवर्नमेंट की क्या है बेटा, बेइज्जती हो रही है, इस वजह से उन्होंने दिखाया ही नहीं। चलो, इससे पहले एक और धरना हुआ था बेटा, बताओ। इससे पहले एक धरना और हुआ था, अभी वाले धरने से पहले। अभी तो एथलीट लोग कर रहे, इससे पहले जहां पे गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था उनके सामने में। पहला ऐसा धरना है बेटा जहां पे गवर्नमेंट झुकी है। फार्मर्स ने दिखा दिया गवर्नमेंट को कि हम भी कुछ तो जानते हैं। तो फार्मर्स ने भी धरना बैठा था। क्यों? क्योंकि फार्मर की एक बिल पास हुई थी, उस बिल को एबॉलिश करवाया गया। और वो भी एबॉलिश ऐसे नहीं हुआ बेटा, वहाँ पे भी मोदी जी ने अपना गेम खेला, क्योंकि वो एबॉलिश नहीं करते ना तो उनको ही पता था कि मैं यूपी का इलेक्शन हार जाऊंगा, पता था। क्योंकि 1 साल तक उन्होंने नचाया, पूरा नचाया 1 साल तक, लेकिन जैसे यूपी का इलेक्शन आने वाला था उससे 10 दिन पहले, 20 दिन पहले क्या कर दिया, यस बेटा आप लोग घर जा सकते हैं, आपका हमने बातें मान ली। 1 साल पहले तक पूरा नचाया। तो मोदी जी एकदम पूरा बेटा, वो एक दृश्यम मूवी देख के आए हैं, वो गेम ऐसी ऐसी जगह पे खेलते हैं ना, इंसान के सीधा इधर हिट मारते हैं वो। और पता है इंडिया में सारे लोग इमोशंस पे टिके होते हैं, तो वो सीधा इमोशंस के साथ खेलते हैं। इमोशंस पे जाके वो वॉर करते हैं कि हाँ ऐसा करूँगा तो ही लोग क्या करेंगे, मेरे प्रति फेवर होंगे। चलिए, तो ये है बेटा आर्टिकल नंबर 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज बी। आपको इंडिया में असेंबलिंग करना है, पीसफुली करना है, लेकिन विदाउट आर्म्स एंड एम्बिशन। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज सी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बताया था? आप इंडिया में असेंबल कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ध्यान से, एसोसिएशन गलत कामों के लिए नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज हम सब ने डिसाइड किया कि सर आज क्लास के बाद जो है ना नीचे वाला एटीएम लूटेंगे, एसोसिएशन बनाते हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? एसोसिएशन कौन से काम के लिए बना रहे हो? गलत काम के लिए। करेक्ट है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बताया था कहीं पे भी इंडिया के अंदर में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाया नहीं जाता। लेकिन क्या बताया था, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहां हम क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी पार्ट में हम क्या कर सकते हैं बेटा, सेटल कर सकते हैं और रिजाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, फ्रीडम है। एंड लास्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ध्यान से, पहले बताया हूं यहां पे बिजनेस करने का राइट है, बट कौन सा बिजनेस? ओनली लीगल। इलीगल बिजनेस करने का कोई भी राइट नहीं है। इलीगल बिजनेस में कौन सा बिजनेस आता है? ऐसी बिजनेस जो आईपीसी में मना कर रखा, ड्रग्स आईपीसी में बैन है, इंडियन पिनल कोड में बैन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ इलीगल बिजनेस। याद रहेगा। चलो लास्ट टाइम फटाफट बताओ, 6 राइट्स कौन कौन से दिए हैं आर्टिकल 19 ने, और किसको दिया? इंडियन सिटीजन को। बताओ 6 राइट। पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच इंक्लूड्स साइलेंट एज वेल। सेकेंड, राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स एंड एम्बिशन। थर्ड, राइट टू एसोसिएशन। फोर्थ, राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और लास्ट, राइट टू प्रोफेशन। ये सिर्फ किसका राइट है बेटा? इंडियन सिटीजन का। मतलब इंडिया में अगर पहले बिजनेस करना है, सबसे पहला अधिकार किसका है? इंडियन सिटीजन का। क्लियर है? जैसे हमारी कंट्री ने ऐसे राइट बना रखे, वैसे ही फॉरेन वालों ने भी बना रखे होंगे कि भाई फॉरेन कंट्री में सबसे पहला बिजनेस करने का अधिकार किसका? वहां पे जो लोग रहते हैं। समझ में आया? पक्का? चलिए,
तो आर्टिकल 19 हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं बेटा आर्टिकल नंबर 20, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगाओ बेटा। आर्टिकल 20 इज फॉर इंडियन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन, किसी को भी मिलेगा बेटा। आर्टिकल 20 जो भी लोग इंडिया में रहते हैं सबको मिलेगा। क्लियर है? तो देखो सबसे पहला आर्टिकल 20 तीन चीजों को देता है राइट आपको। पहला प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डे, और तीसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, पहला पढ़ते हैं बेटा। पहला लिखा हुआ है आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। समझना, लॉ मेकर ये बोलता है जिस टाइम आपने जो क्राइम किया या कुछ भी गलत हरकतें की, उस टाइम उस चीज के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ था। आपके कांड करने के बाद उस चीज के लिए कोई लॉ बना, तो आपके पुराने गलतियों की सजा नए लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। समझा मैंने क्या बोला? एग्जांपल देके समझाता हूं। आज मान लो मोदी जी आए, टेलीविजन पे अनाउंस कर दिया, आज डेट क्या है? 8 मई इज अ डे टर्म्ड एज अ क्रिमिनल डे। आज जिसको जितना मर्डर करना है निकालो अपनी खुंदस। ठीक है, तुमने आज कर दी, जिससे भी दुश्मनी थी सबको उड़ा दिया, कल उसके लिए लॉ बन गया, क्या पनिशमेंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जिस दिन मैंने क्राइम किया उस दिन क्राइम था ही नहीं। समझा? इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकंड पॉइंट, डबल जियोपार्डे। बहुत ही अच्छा लगता है बेटा डबल जियोपार्डे। पता क्या है डबल जियोपार्डे? एक ही चीज के लिए दो सजा नहीं मिल सकती। एक ही चीज के लिए दो सजा नहीं मिल सकती। ये मैंने बहुत बचपन में एक मूवी देखी थी बेटा, अंधा कानून, अमिताभ जी की मूवी थी। ठीक है, उस मूवी के अंदर में अमिताभ जी को सजा मिला था। पता किस चीज के लिए? मर्डर का। उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि आपने मर्डर किया है, और वो साबित नहीं कर पाए क्योंकि सारे गवाह अगेंस्ट में थे, तो उनको 7 साल की जेल हो गई। जिस पर्सन के मौत में उसको सजा हुई थी वो पर्सन एक्चुअली जिंदा था। ठीक है, इंडिया में चलता है बेटा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, अब अच्छे भले इंसान को विक्टिम करा कर देते विक्टिम, तो इंडियन लॉ में ऐसा पॉसिबल हो जाता है क्योंकि इंडिया में जजमेंट होता है ना, जजमेंट में डिले होता है, और डिले होगा तो क्या होंगे? लैचेस आएंगे, एविडेंस के साथ छेड़खानी होगी। आप मुझे बताओ, आपको याद है केस हुआ था दिल्ली में, रेप केस निर्भया के साथ, कितने साल में जजमेंट आया? 13। कब हुआ था? 3 से 4 साल बाद क्या आया? जजमेंट आया। क्लियर? कितने साल लगे? 4 साल। तो इंडिया में बेटा जजमेंट ऐसे आते रहते। क्यों ऐसा होता है? इसमें सबसे बड़ी गलती है बेटा लॉ मेकर की। लॉ बनाने वाला इंसान डफर है। जो लॉ बना रहे हैं ना, वो क्रिस्टल क्लियर लॉ नहीं लिखते, कंफ्यूजन छोड़ देते हैं। उस कंफ्यूजन की वजह से पंगा किसको होता है? जजेस को। और पंगा जजेस को नहीं होता, पंगा करवा रहा होता है बेटा हमारा एडवोकेट। सर ऐसा भी तो हो सकता है। एडवोकेट के चक्कर में जज बर्बाद हो जाते हैं। मैं क्या बोलूं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमारा लॉ ही बेटा इतना गलत तरीके से ड्राफ्ट है। क्यों गलत तरीके से ड्राफ्टेड है? बिकॉज आवर लेजिस्लेचर आर इलिटरेट। हम बोलते हैं पार्लियामेंट हमारी लॉ बनाती है। पार्लियामेंट में कितने एजुकेटेड लोग बैठे हुए? 90% से ज़्यादा अनएजुकेटेड है, जिनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है बेटा, लॉ का ABCD नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या बना रहे होते हैं? लॉ। इसी वजह से हमारे लॉ में इतने लैचेस हैं, इतने करप्शंस हैं। तो देखो डबल जियोपार्डे का मतलब है अगर आपको एक क्राइम के लिए कोई सजा मिल चुकी है जबकि वो क्राइम आपने किया ही नहीं है, सजा काटने के बाद अगर वो क्राइम आप कर दें तो नो सजा, क्योंकि उसके लिए मैं सजा काट चुका हूं। तो उस मूवी में अमिताभ जी को जब जेल हुई थी, जेल से जब वो छूटे तो जिस पर्सन के मौत में उनको सजा हुई थी 7 साल का, वो पर्सन आगे घूम रहा था। उसको सीधा पकड़ा अमिताभ जी ने और जज के सामने में गोली मार दी। नो सजा, काट चुका हूं उसके लिए मैं सजा ऑलरेडी। आई बातें समझ में या नहीं? पक्का इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। एक बात बताओ, क्या तुम अपने आप के लिए विटनेस होगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया, क्या मैं सेल्फ विटनेस बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं, सेल्फ विटनेस अलाउड ही नहीं है। वही वहां पे लिखा हुआ है बेटा, सेल्फ विटनेस नॉट अलाउड। आपको विटनेस किसी ना किसी अदर पर्सन को लेके आना पड़ेगा। याद रहेगा? चलिए, तो ये 3 बातें समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा आर्टिकल 21, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये अब लाइफ में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा।
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। ये आर्टिकल 21 बेटा यूपी स्टेट के लिए बहुत फेमस है, यूपी स्टेट के लिए ये आर्टिकल बहुत फेमस है। यूपी और बिहार के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं ना जो इंडिया में गर्ल्स को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए उसके ऊपर सवाल बहुत खड़े करते हैं। सिर्फ 2 ही स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा। यूपी में अभी जितने भी रेप्स होते हैं उसमें यूपी के जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, या बिहार के जो लीडर्स हैं, कुछ और भी स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स के लोग क्या बोलते हैं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ गर्ल्स का होता है, कि गर्ल्स अगर उस टाइप के कपड़े ही ना पहने तो इस टाइप का केसेस ही नहीं होंगे। इमेजिन, चलो ठीक है उनकी बात मान लेते हैं, 7 ईयर्स के बच्चे के साथ होता है तो उनके साथ क्या करें, 5 साल के साथ होता है तो 2 साल के साथ भी रेप हो रहा है आजकल, तो उसमें क्या करें, उसमें तो कुछ नहीं बोल रहे। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि हमें इंडिया में अपने तरीके से जीने का अधिकार है। एक बात मुझे बताओ, अगर जीने का अधिकार है तो जानने का भी अधिकार है, अगर जीने का अधिकार है तो जानने का भी अधिकार है। याद रखना, हमारे इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आई, 2005 से पहले यही ऐसा आर्टिकल था जो आरटीआई की बात करता था। एक ये वाला आर्टिकल और एक आर्टिकल नंबर 19 लिखा हुआ ना, राइट टू नो, जानने का अधिकार, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ था ना स्पीच में। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 प्रायर टू 2005 इज अ राइट आरटीआई, यही था आरटीआई। लेकिन उस टाइम लोगों को आरटीआई पता नहीं चल पाता था। आज आरटीआई है, अलग से एक्ट बना हुआ तो पता। ये आरटीआई मनमोहन सिंह जी की देन है बेटा, जिन्होंने बोला कि देखो आरटीआई नो डाउट इंडिया में है, लेकिन लोगों को खुल के नहीं दिख रहा ना कि ये आरटीआई नाम का एक एक्ट है। और पता है आरटीआई में फीस कितनी है, आरटीआई लगाने के लिए फीस कितनी है, ओनली 10 रुपया फीस कितनी है। क्यों? क्योंकि बेटा आरटीआई अमीरों के लिए थोड़ी बनाया गया, सबके लिए बनाया गया ना, कॉमन पब्लिक के लिए बनाया गया ना, इसलिए वहाँ पर फीस कितनी रखी गई है, ओनली 10 रुपीज़ का फीस रखा गया है। तो आपसे किसी ने पूछा पहले आरटीआई कौन सा था तो क्या बोलोगे, आर्टिकल 19 और 21। तो देखो 21 में क्या लिखा हुआ है, लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हमें जीने का अधिकार है अपने तरीके से। चलो सोच के आंसर देना बेटा। कुशल को जॉब करने का दिल नहीं है, क्या उसको कोई फोर्स कर सकता है जॉब करने के लिए? एग्जाम्पल, कुशल किसी कंपनी का डायरेक्टर है, क्या है, उसने आज रेजिग्नेशन लेटर दिया, लेकिन तुम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वो ऑफिस छोड़ के जा सकता है? बिंदास जा सकता है, फोर्स लेबर नॉट अलाउड, क्लियर। लेकिन अगर वो एमडी होता तो नहीं जा सकता, क्योंकि एमडी की अपॉइंटमेंट होती है 5 सालों के लिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट। वहां भी देखा जाए फोर्स लेबर है, लेकिन वो लेबर से ज्यादा वो क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कितने साल का, 5 साल का, तो 5 साल तक तो रहना पड़ेगा। आ रही है बातें समझ, पर्सनल लिबर्टी समझ में आया, यानी आपको अपने तरीके से क्या है बेटा, जीने का अधिकार है, आपके इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ लगा सकता है अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ ऐसा बोले तो। अच्छा एक बात बताओ, कोविड-19 याद है, वहाँ पे क्या लगा था, लॉकडाउन। अच्छा लॉकडाउन जब लगा था तो कौन सा सेक्शन अप्लाई हुआ था, 144, और क्या बोला गया था, घर से निकलना, ऐसा बोला गया था, क्या बोला गया था, फॉर्म और एसोसिएशन करना मना है, ये थोड़ी बोला था घर से निकलना मना है। उन्होंने ये बोला असेंबलिंग मत करो, 5 या 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होना चाहिए, असेंबली मना कर रखा था। ये नहीं बोल रखा था घर से मना है तो घर से बाहर नहीं निकल सकता, घर से बाहर निकलना अलाउड है, वो रोक ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो हमारा फ्रीडम है, वो हमारा फ्रीडम है। लेकिन अथॉरिटी को जब लगता है तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21 नो डाउट आपका फ्रीडम है, व्हेन देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन तो आपको रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोविड-19 में हम क्या आउटसाइड इंडिया जा पाए, नहीं ना। अब तुम वहाँ पे गवर्नमेंट से लड़ोगे कि सर वीजा पासपोर्ट होने के बाद आपने मुझे यूएसए घूमने नहीं दिया। बेटा यूएसए घूमने के लिए जाओगे, दुनिया घूम के आओगे, वही था ना, इसलिए वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, याद रहेगा। तो आर्टिकल 21 भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होगा ही होगा। चलिए अब आते बेटा आर्टिकल नंबर 22, बहुत जोरदार। सबसे पहले बताओ आर्टिकल 19 में क्या था, राइट टू फ्रीडम 6 चीजों के रिगार्डिंग, आर्टिकल 20 में राइट अगेंस्ट 3 चीजों के रिगार्डिंग, कौन सा 3 चीज, डबल जीओ पर डे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी। अब आते हैं बेटा आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ध्यान से बेटा, जब भी कोई पर्सन अरेस्ट करेगा, अरेस्ट जनरली कौन करेंगे, पुलिस वाले। अरेस्ट करने से पहले अपन को रीजन
जरूर बताएंगे। विदाउट रीजन देयर इज नो अरेस्ट। करेक्ट है, ध्यान से। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं बेटा। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा सीपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वहां पे ऑफेंस डिफाइन है बेटा, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। करेक्ट है। तो लॉ मेकर क्या बोलता है, सबसे पहले ये बता तेरा क्राइम कितना सीरियस है। करेक्ट है। अगर क्राइम तेरा सीरियस है तो वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर बिना नोटिस के अरेस्ट कर सकता है तुझे, बिना इंफॉर्मेशन के। क्राइम सीरियस है और तेरे ऊपर डाउट गया, अब वहां पे तुझे वो इन्फॉर्म नहीं करेगा, रीजन नहीं बताएगा, सीधा उठा के लेके कहां जाएगा, पुलिस स्टेशन। ध्यान से, पुलिस ऑफिसर अगर किसी क्रिमिनल केस में, मोर सीरियस केस में तुझे अरेस्ट करता है तो उसके ऊपर राइट होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। समझा। लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में होगा तो पुलिस इंस्पेक्टर 24 घंटे से ज्यादा तुझे जेल में नहीं रख सकता, 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकता। 24 घंटे के बाद अगर पुलिस वाले को तुझे जेल में रखना है तो सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके आएगा। मजिस्ट्रेट की क्या लेके आएगा, परमिशन, उसके बाद ही वो जेल में रख पाएगा, अदरवाइज नहीं। आ रही है बातें समझ में। इसी वजह से इंडस्ट्री में थोड़ा सा रूमर फैला रहता है कि क्राइम ऑलवेज फ्राइडे को करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको जेल में कितना रखेगा, 24 घंटे, और सैटरडे संडे मजिस्ट्रेट की ऑफिस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो जनरली आप कितने घंटे जेल में रख पाओगे, 24 घंटे। उसके बाद अगर रखना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान से, दिस लॉ नॉट एप्लीकेबल टू द एलियन इनेमीज। फिरंगी दुश्मन कसाब के ऊपर ये लगा था क्या, वो इनेमी है, उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। दूसरा, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन अ कस्टडी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर में तुम्हें मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होगा। एंड देखो लिखा हुआ है ना, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा कब, एलियन इनेमी, या फिर तुम्हें डिटेंशन करने का ऑर्डर सीधा कहां से आ रखा है, ऊपर से। ऊपर कौन, प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो फिर आपको बेटा वहां पर अरेस्ट रखा जा सकता है। याद रहेगा पक्का। चलिए आगे देखो, नोट 1 क्या लिखा हुआ है, नो लॉ कैन प्रोवाइड फॉर अ डिटेंशन ऑफ अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months अनलेस कॉज फॉर डिटेंशन। ध्यान से, मैक्स टू मैक्स तुझे जेल हो सकता है 3 महीने का विदाउट रीजन। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कस्टडी में डाला गया, कितने घंटे के लिए मैक्सिमम डाल सकते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर में वो मेरा चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पाए कि एक्चुअली में मैं था या नहीं था, रिलीव करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कस्टडी में रखना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है अमित को और कस्टडी में रखो। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में भी कितना कस्टडी में रख सकते हैं मुझे, 3 महीने के अंदर में अगर फाइंडिंग नहीं हो तो बेटा रिलीज करना पड़ेगा तुझे। और 3 महीने के अंदर में फाइंडिंग अगर नहीं हो पा रही है तो इसका जवाबदेही कौन लेगा, इंस्पेक्टर। समझा। नेक्स्ट आ जाइए, अ स्टेट लॉ कैन नॉट ऑथराइज डिटेंशन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। द पार्लियामेंट ऑल्सो कैन नॉट मेक अ लॉ ऑथराइजिंग डिटेंशन बियॉन्ड 3 months विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एडवाइजरी बॉडी। ध्यान से बेटा, पार्लियामेंट की भी औकात नहीं है 3 महीने से ज्यादा जेल देने की। पार्लियामेंट को अगर 3 महीने वाला लॉ चेंज करना है तो पहले कमेटी बना, वो कमेटी डिस्कस करेगा इस बातों पे, उसके बाद ही लॉ बनेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी प्रोसीजर। A person detained under the law of preventive detention has a right to obtain information as the ground of detention। ध्यान से बेटा, अगर तुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर में अरेस्ट किया गया है तो भी आपको ग्राउंड पक्का बताएगा। सिंपल इतना याद रखो, बिना ग्राउंड के आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करने को आ रहा है और पुलिस वाले से मैंने पूछा व्हाई यू आर डूइंग सो, और वो मुझे रिप्लाई ना करके सीधा कॉलर पकड़ के लेके जा रहा है, आप उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। आई बातें समझ में। चलिए, तो ये था बेटा हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22। अब 2 आर्टिकल पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल 23 एंड 24। ये बस एक चीज को डील करता है बेटा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बताओ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द विल, मेरे विल के अगेंस्ट में जाके कोई काम करवाया जा रहा है। देखो वहां पे 2 चीजें लिखी हुई बेटा। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 23, ये क्या बोलता है, फोर्स लेबर नॉट अलाउड। फोर्स लेबर
नॉट अलाउड, यानी अगर कोई तुमसे ज़बरदस्ती भीख मंगवा रहा है तो इट्स अ फोर्स लेबर। आपको पता है इंडिया में भिखारी BMW में घूमते हैं, शाम के 5 बजे तक सिग्नल पे भीख मांगते हैं और 6 बजे बेटा वो नाइट क्लब में दिखेंगे BMW में। उनके पास ज़्यादा पैसा होता है क्योंकि इंडिया पता है उनको कि इंडिया में भीख ईजिली मिल जाती है। कोई भी इंसान देखेगा पक्का 1-2 रुपये तो दे ही देगा। इमेजिन करो एक दिन में अगर 1 लाख लोगों ने भी 1 रुपये दिए तो छुट्टी की कमाई 1 लाख रुपये, समझा? तो आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है? फोर्स लेबर नॉट अलाउड, आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। इसलिए मैंने बोला आप अगर कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर फोर्स नहीं कर सकता कि बेटा तुझे जॉब करना ही पड़ेगा, समझा? और 24 क्या बोलता है? 14 साल से कम के बच्चों को हैजार्ड्स इंडस्ट्री में काम पे नहीं रखना। क्या बोला? 14 साल से कम के बच्चे को हैजार्ड्स इंडस्ट्री, ओनली हैजार्ड्स बेटा, अदर देन हैजार्ड्स चलेगा। हैजार्ड्स इंडस्ट्री जहाँ पे केमिकल वगैरह बनती है वहाँ पे 14 साल से कम के बच्चों को जॉब देना अलाउड ही नहीं है। एज क्या होना चाहिए? 14 से ज़्यादा होना चाहिए। आ रही है बातें समझ में? तो ये 2 आर्टिकल सिर्फ किसको डील करता है? फोर्स लेबर। फोर्स लेबर अलाउड नहीं है इंडिया में, मर्जी होगा तो काम करूंगा, अदरवाइज नहीं। यहां तक के आर्टिकल मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अपने काम की चीजें, 19 से लेके 24। अब जितने भी आर्टिकल बता रहा हूं ना बेटा, ये सब नालायक आर्टिकल्स हैं, भंगार आर्टिकल आप इसको बोल सकते हो। पहला उस टाइम के लिए ठीक था, जब ये लिखा गया था उस टाइम के लिए ठीक था, बट अभी के लिए ये आर्टिकल बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बदलाव करो और ये सारे आर्टिकल को चेंज करो। पहला आर्टिकल देखो, आर्टिकल 25 क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। तुम अपने धर्म चूज कर सकते हो इंडिया में। इसी वजह से बेटा इंडिया में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि इंडिया का कोई अपना धर्म ही, बाकी सारे कंट्री का धर्म है ना। जैसे पाकिस्तान क्या बोलते हैं? हमारा धर्म क्या है? इस्लाम। नेपाल क्या बोलता है? हमारा धर्म क्या है? बौद्ध, है ना। इंडिया का अपना कोई धर्म ही नहीं है, इसी वजह से इंडिया में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 25 में। 26 क्या बोलता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब एक बात मुझे बताओ, तुम अगर फ्रीडम दे रहे हो रिलीजन का, अब लोगों का रिलीजन कब पूरा होता है? जब मंदिर हो, मस्जिद हो। ऐसे वो जितने भी पाप कर्म कर ले पूरी जिंदगी में, सारे पाप कहाँ जाके धोलते हैं? मस्जिद, मंदिर मस्जिद में। ठीक है, जो भी कर रखा भगवान जी माफ़ करना, आज के बाद नहीं करूँगा। तो लॉमेकर क्या बोल रहा है कि बेटा अगर रिलीजन फ्रीडम होगा तो आपको फ्रीडम किसका देना पड़ेगा? अपनी अपनी आस्था के रिगार्डिंग उनको मैनेज करने का भी फ्रीडम होगा। इसी वजह से बेटा इंडिया में इतने सारे टेम्पल मस्जिद वगैरह बनते हैं, और इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करती है, क्योंकि उनको पता है टेम्पल मंदिर मस्जिद इज द कमाई का सोर्स, कमाई का सोर्स। अब एक बात मुझे बताओ, जनरली जो भी बच्चा मंदिर जाता होगा कुछ ना कुछ तो पक्का देख के आते होंगे, कन्फर्म है? 1 रुपये या 50 पैसे, या नहीं 1 रुपये 50 पैसे, तो तुमने कुछ ना कुछ चढ़ावा ज़रूर दिया होगा। उसमें एक चढ़ावा फेमस है बेटा, नारियल। जनरली जाता ही जाता है। आपको पता है नारियल का बहुत बड़ा स्कैम है इंडिया में। जितने मंदिर में तुम नारियल देते हो ना चढ़ाने के लिए, कभी फोड़ा है नारियल को? बहुत रेयर चांस फोड़ते हैं। जनरली हम नारियल दे देते हैं किसको? पंडित को। वही नारियल फिर नीचे वही दुकान पे जाती है। जो नारियल तुमने चढ़ाया ना, वो सेम नारियल बेटा नीचे कहाँ जाती है? दुकान पे। आपको एक रिसेंटली में बहुत सालों बाद, मतलब मुंबई में 7 साल रहने के बाद, विरार में एक मंदिर है ना, कौन सी मंदिर है जो ऊंचाइयों पे है? जीवदानी। उस मंदिर में गया था मैं, पहले ही दिन स्कैम समझ गया। मंदिर जब गया तो नीचे, मंदिर के नीचे वो बहुत सारे फूल माले की दुकान है, ठीक है। वहाँ पे एक बहुत मस्त वहाँ पे स्कैम चलता है। चप्पल रखना है तो पहले फूल लेना पड़ेगा। जिसके दुकान के नीचे चप्पल डालोगे उसी दुकान से क्या लेना पड़ेगा? फूल, अदरवाइज चप्पल की सेफ्टी नहीं करते। तुम फूल माला लेके ऊपर जाते हो, ऊपर में कभी वो फूल माला तुमने खुद से चढ़ाया है? कौन खड़े होते हैं वहाँ पे? पंडित की हरकतें देखिए कभी। वो जब फूल माला रख देता है ना, तो पीछे से एक स्टाफ आता है, वो सारे चुनरी और फूल माला लेके जाता है, और फिर एक सेक्शन में उनका कॉलम बना हुआ है, वहाँ से फूल अलग होते हैं और वो चुनरी अलग होती है और वो नारियल अलग होता है, और फिर वही चुनरी नारियल कट्टे में भरा जाता है, फिर से नीचे जाता है उसी दुकान पे। यानी एक नारियल कितने बार चढ़ाए जाते हैं? इमेजिन करना बेटा, सिंपल सोच, इतनी नारियल के पेड़ है क्या जितना तुम एक दिन में नारियल चढ़ा रहे हो? नहीं। तो ये सब दोबारा रीपैक होते हैं और वही सेल होती है। क्लियर? तो ये रिलीजन और आस्था सिर्फ क्या है बेटा? एक पैसे का खेल है। तो सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 26 क्या बोल रहा है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स।
नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एक बात मुझे बता, तेरे पास कोई गणपति का चंदा मांगने के लिए आया, तूने बोला मैं नहीं दे रहा, उसने फटाफट बंदूक निकाल दी है, दे भाई नहीं तो ठोक दूंगा, ऐसा होगा क्या? मेरी मर्जी भाई, मैं दूं या ना दूं। 27 में लिखा हुआ है अगर कोई रिलीजियस के लिए टैक्स मानने के लिए आ रहा है या आपसे कोई पेमेंट मांगने के लिए आ रहा है तो आपकी मर्जी, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। 28, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस। मान लो हमारे बाजू वाली आंटी ने माता की चौकी लगाई है, अब मुझे मन नहीं है, आंटी ने बोला आ बेटा, नहीं आएगा तो अगले बार से घर मत आइयो। अब आंटी मिठाई खिलाती थी, मैंने सोचा अगर ना जाऊंगा तो मिठाई नहीं मिलेगा पूरे साल खाने को, तो ये क्या हो गया? ब्लैकमेल। बोला ऐसा भी अलाउड नहीं, आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हो रिलीजियस अफेयर्स में तो जाओ। तो अभी मुझे बताओ आर्टिकल 25 से हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सब में सिर्फ किसकी बात कर रखी है? रिलीजियस की बातें कर रहे हैं। मतलब ये सब आपके लिए क्या है बेटा? फ्री है, आपकी मर्जी। आप चाहो तो आज के दिन नया भगवान बना दो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नए भगवान के अकॉर्डिंग नया मंदिर ही बना दो। क्लियर है? नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ध्यान से बेटा, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी सेक्शन के, माइनॉरिटी मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, तो बोला इनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इंडिया में सुनी किसकी जाती है? मेजोरिटी की। सुनी किसकी जाती है? मेजोरिटी की। और सफ़र कौन कर रहा होता है? माइनॉरिटी। मेजोरिटी की सुन के हम क्या बना देते हैं? लॉ। सफ़र कौन कर रहा होता है? माइनॉरिटी। मुझे बताओ, आज मुझे अगर नुकसान है, मुझे प्रॉब्लम है किसी लॉ से, क्या मैं अकेला क्लेम करूं? बिल्कुल नहीं, अकेला हम क्लेम नहीं कर सकते। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यूनियन में। और इसी बात का फायदा उठाती है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में यूनिटी है ही नहीं। यूनिटी कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। अगर एक चीज़ के लिए क्लेम करना है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड इंडिया में बेटा एक जगह पे पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने, लोगों ने पता क्या कर दिया था? सड़क पे ही गाड़ी छोड़ दी, रातों रात पेट्रोल का रेट कम करना पड़ा। ऐसे ही इंडिया में भी करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। गवर्नमेंट बेचने के लिए मजबूर होगी बेटा, लेकिन हम नहीं जानते। फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉब्लम है, अगर मैं अपनी गाड़ी भी लगा दूं ना सड़क पे, बुलेट वाला पीछे से आएगा, उठा के सीधा फ्लाईओवर के नीचे डालेगा। उनको प्रॉब्लम, तो इंडिया में लोगों को पता, गवर्नमेंट को ही पता है कि इंडिया के लोग जो हैं वो यूनिटी है ही नहीं। जिस दिन इनमें यूनिटी आ जाएगी ना, और इसलिए वो डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं, इसलिए जात पात की धर्म करते हैं। पॉलिटिशियन को पता है कि ये लोग मरते किस में? जात के ऊपर। इनको फंसा के रखो किस में? जात पात में, और अपना हम पूरा रोटी सेकेंगे। ये इंडिया के पॉलिटिशियन का रूल होता है। कोई भी पॉलिटिशियन आएगा वो धर्म का खेल पक्का खेलेगा। नेक्स्ट है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एक बात मुझे बताओ, SC ST के लोग हैं, अब उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही बनाना पड़ेगा। तो उनको अधिकार दे रखा है कि आप चाहो तो अपने क्लास के अकॉर्डिंग से, अपने क्लास के लिए अलग से क्या बना सकते हो? कोई भी एजुकेशनल सिस्टम आप बना सकते हो। क्लियर है? यह हमारा आर्टिकल नंबर 30। पहले बोल रहा हूं बेटा 25 से लेकर 30 तक का आर्टिकल जो है ना इग्नोर करके जाना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 19 से लेकर 24 तक का आर्टिकल अच्छे से पढ़ना। आर्टिकल 31 देखो मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, एक्चुअली लिखा नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। आज के दिन आर्टिकल 31 है ही नहीं। पहले आर्टिकल 31 जब था तो डील करता था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एवरीवन शुड हैव अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये आर्टिकल 31 बोलता था। उस आर्टिकल 31 का मिसयूज हुआ बहुत ज्यादा। पता है किसने मिसयूज किया? अपर कास्ट के लोग। और इंडिया में अपर कास्ट के लोग कौन से हैं? राजपूत, ब्राह्मण, ये सब अपर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, गुज्जर फैमिली, ये सब अपर कास्ट के लोग हैं। ये लोग अपने आप को सुपीरियर बोल रहे होते हैं, जबकि ऐसा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। तो उस टाइम क्या हुआ था कि ये लोग, आपने सुना होगा ना हरियाणा वगैरह में लठ की भाषा समझते हैं, जहां मैंने लठ रख दी वो जमीन मेरी। तो ऐसा सिलसिला जब होने लगा तो आर्टिकल 31 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिलीट किया और बोला गया आज के दिन राइट टू हैव अ प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मींस यू विल हैव टू क्लेम फॉर योर राइट, यू मस्ट हैव अ डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट है तो आपका राइट है, अदरवाइज पहले क्या था? लठ की भाषा लोग समझते थे, जहां पे लाठी रख दिया वो जमीन हमारा है। समझा? इसी वजह से आर्टिकल 31 को क्या कर दिया बेटा? हटा दिया गया। करेक्ट है? अब आ जाओ, आपके एग्जाम का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, वो है आर्टिकल नंबर 32। समझना है इसको बेटा। आर्टिकल 32 डील करता है WP को, रिट पिटीशन। किसको डील करता है? रिट पिटीशन। अच्छा, रिट पिटीशन क्या होता है समझते हैं।
आर्टिकल 32 का अगर नाम मुझसे कोई पूछे तो मैं सीधा बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसका मतलब क्या है कि अगर आर्टिकल 41 से लेके 30 तक का राइट आपका वॉयलेट होता है, ये सारे क्या है बेटा, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अगर तुम्हारा वॉयलेट होता है तो फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होता है, इसके अगेंस्ट तुम क्लेम फाइल कर सकते हो। कहां पे? आर्टिकल 32 में। समझा? आर्टिकल 32 में याद रहेगा। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? 14 से लेके 30 तक। इसका अगर राइट किसी ने छीना तो तुम उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कहां कर सकते हो? आर्टिकल नंबर 32 में, जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। सुनो बेटा, इंडिया में रिट के लिए 2 आर्टिकल है। एक तो है आर्टिकल नंबर 32 और एक है आर्टिकल नंबर 226। देखो मेरे नोट्स में लिखा होगा। आर्टिकल नंबर 226 का जो रिट पिटीशन है वो जाता है हाई कोर्ट में। आर्टिकल 32 का जो रिट पिटीशन है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 का रिट जो है वो 2 चीज के लिए जाता है बेटा, फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स। जबकि 32 का रिट जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ओनली किसके लिए जाएगा? फंडामेंटल राइट के लिए जाएगा। ओनली किसके लिए जाएगा? फंडामेंटल राइट। अगर मेरा फंडामेंटल राइट कोई मुझसे छीनता है, जैसे फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एमिशन, ये मेरा राइट है। अगर किसी ने मेरे इस राइट को वॉयलेट किया तो मैं आर्टिकल 32 में रिट लगाऊंगा। यहां भी जा सकता हूं, यहां पे भी जा सकता हूं, यहां पे भी जा सकता हूं, लेकिन अदर राइट्स के लिए यहां पे पॉसिबल नहीं है। जनरली हम फंडामेंटल राइट के लिए सीधा कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हायर बॉडी हो जाती है। ठीक है, अब सुनो रिट होता क्या है। हम जब भी कोई केस फाइल करते हैं, हमें कंट्री में बहुत सारे अधिकार हैं। किसी ने मेरे अधिकार को छीना तो क्या होगा? केस फाइल करूंगा। तो अधिकार है तो रेमेडी भी है, अधिकार है तो रेमेडी भी है। अब ये रेमेडी कैसे लेना होता है? सुनो, जब हम कभी केस फाइल करते हैं तो केस फाइल करेंगे तो क्या मिलेगा? जजमेंट आएगा, ऑर्डर आएगा। अब वो जजमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या कर सकता हूं? अपील। अपील करने का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है। जिन बच्चों को लिमिटेशन एक्ट पढ़ा चुका हूं, याद है हमने अपील करने का एक टाइम पढ़ा था। उस टाइम में अगर तुम अपील नहीं करते हो, उस टाइम में अगर तुम अपील नहीं करते हो तो पता है क्या होगा? आपका राइट खत्म। लेकिन जहां पे अपील करने का राइट खत्म हो जाता है वहां से रिट शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? रिट शुरू हो जाता है। तो जिन बच्चों को याद होगा लिमिटेशन एक्ट का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर रिट वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया था। क्या बोला था? जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। आज एक्सप्लेन करता हूं, सुनना ध्यान से। मेरे पास राइट किसका है? केस फाइल करने का। केस का जजमेंट आया, जजमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है कि लॉ का वॉयलेशन किया गया। अब मैं उसके रिगार्डिंग क्या करना चाहता हूं बेटा? अपील। लेकिन अपील करूंगा तो इंडियन कोर्ट में सिर्फ क्या मिलेगी बेटा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अगर तुम चाहते हो तारीख पे तारीख नहीं चाहिए तो इंडिया में बेटा सब बिकने को तैयार होते, बस गांधी जी लेके जाने का। जज भी बिकेगा, ऑन द स्पॉट बेटा तेरा जजमेंट होगा। तारीख की बात ही छोड़ दे, तारीख होगा ही नहीं, ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगा? जजमेंट। सेटलमेंट करना होता है। लेकिन मान लो मैं ऐसे सेटलमेंट नहीं करना चाहता, मैं लॉ के में करना चाहता हूं तो मेरे क्या आते रहेंगे? डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। करेक्ट है? इस डेट के चक्कर में क्या होता है? कभी कभी इंसान मर जाता है। ऐसा बहुत केसेस हुआ है बेटा इंडिया में जहां पे उसके मरने से पहले तक डिसीजन ही नहीं आया, बंदा मर गया। मरने के बाद डिसीजन लेके क्या करेगा वो? तो इंडिया में लैचेस ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस बहुत टाइम लगते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस इकट्ठा करने में। फिर आप बोलोगे सर सावधान इंडिया में तो तुरंत हो जाता है। मैं तो सीधा बोलता हूँ इंडियन पुलिस में सबको हटा दो, सावधान इंडिया वाले 4-5 को अपॉइंट कर लो। देख तो 1 मिनट में यूपी, दूसरे मिनट में बिहार और तीसरे मिनट में कर्नाटका और चौथे मिनट में केस सॉल्व। और दया को रख लो, ठीक है, CID को रख लो, फिर आपको इंडियन पुलिस की जरूरत ही नहीं है। इतने टैलेंटेड लोग जब इंडिया में हैं तो। अब लॉ मेकर ने क्या बोला? मेरा राइट कोई था 30 दिन में केस फाइल करने का, 30 दिन खत्म। अब क्या करूं? मुझे रेमेडी नहीं मिलेगा? बोला यस मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? रिट पिटीशन। अब मुझे समझना पड़ेगा रिट कितने टाइप के हैं इंडिया में। समझा? रिट कब लगता है? जब तुम्हारा अपील का राइट खत्म हो चुका है, या केस फाइल करने का राइट खत्म हो चुका है, या अपील का राइट है बट मैं अपील में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है तारीख पे तारीख मिलते रहेंगे, मुझे जजमेंट फास्ट चाहिए, तो मैं कहां चला जाऊंगा? रिट। चलो अब इंडिया में 6 अलग अलग रिट है बेटा, सॉरी 5 अलग अलग रिट है। हम पांचों रिट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। चलो
रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या होता है? जिन बच्चों ने ऑलरेडी CSWT का एग्जाम दे रखा है जरा बताओ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या होता है? धार्मिक बताओ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। आप बताओ रही है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अनलॉफुल रॉन्गफुल डिटेंशन। सिंपल ऐसे याद रखो, अगर आपकी फिजिकल मूवमेंट को बिना किसी रीजन के किसी भी पर्सन ने रिस्ट्रिक्ट किया तो आप उसके अगेंस्ट में रिट डाल सकते हो। क्या बोला मैंने? आपकी फिजिकल मूवमेंट को किसी भी पर्सन ने बिना किसी रीजन के रिस्ट्रिक्ट किया तो आप उसके ऊपर क्या लगा सकते हो? रिट लगा सकते हो। कौन सा वाला? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। क्लियर है? चलो अब इस रिट को जरा और डिटेल में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज लेक्चर खत्म हुआ, सबको मैंने छोड़ दिया, तन्वी को रूम में ही बंद कर दिया, बोला बेटा 3 दिन जो तू लेक्चर नहीं आई थी ना उसकी सजा है कि 3 दिन अब तू क्लास में ही रहेगी। क्या अब ये रिट लगा सकती है? यस रीजन तो मैंने बताया ना, 3 दिन क्लास नहीं आई उसकी वजह से। लगा सकते हैं क्या? अभी भी लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि ये रीजन ही क्या है? बकवास, जेन्युइन रीजन ही नहीं है ना भाई। ऐसी चीज़ों के लिए कौन बंद करता है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर सिंपल क्या बोल रहा है, जब तुम कोई डिटेंशन कर रहे हो तो उसका लॉजिक होना चाहिए। अच्छा बताओ किस किस बच्चे ने इसमें से दृश्यम मूवी देखी है? 1। चलो अगर आप सबको दृश्यम मूवी का पहला सीन याद है, अजय देवगन सबसे पहले कहाँ बैठा होता है? कॉफ़ी शॉप में। और कॉफ़ी शॉप में जब बैठा होता है तो एक अंकल आंटी रो रहे होते हैं, तो उनसे पूछता है अजय देवगन क्या हुआ है? तो बोलता है कि मेरे बच्चे को इस इंस्पेक्टर ने अरेस्ट कर रखा है। तो वहाँ पे अजय देवगन उनको सजेशन देता है कि मैडम आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लगाओ। आप क्या लगाओ? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अगर आपको आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया जाता है बिना किसी रीजन के तो आप क्या लगा सकते हैं? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों ने ये सुना? कितने बच्चों ने ये वाली लाइन सुनी? और अगर बिलीव नहीं होता ना तो आज जाके घर पे वो मूवी यूट्यूब पे है, देखना और उसका पहला सीन देखना, उसमें देखना इस रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का जिक्र किया गया है। समझा? तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस एक ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि अगर आपको बिना किसी रीजन के अरेस्ट किया गया है तो आप उसके ऊपर लगाओ। तब कोर्ट ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया। पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया, तुमने रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लगा दिया, अब कोर्ट पुलिस वाले से पूछेगा बेटा रीजन बता। अब रीजन अगर जेन्युइन लगा तो कोर्ट ऑर्डर देगा, ठीक है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन जेन्युइन नहीं लगा तो सीधा क्या बोलेगा? बेटा उसको छोड़ो। इसको बोलते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। करेक्ट है? चलो सोच के बताना, क्या रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस ऐसी जगह पे लग सकता है? कोई पर्सन है, कोई कपल है, उसको चाइल्ड नहीं है और ना वो चाइल्ड वो लेडी बॉर्न कर पाएगी, या फिर जो मैन है वो नहीं बॉर्न कर सकता चाइल्ड। कहाँ जाएंगे वो चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए? एडॉप्शन सेंटर। अच्छा चाइल्ड अडॉप्ट ना करे तो कोई गलत है क्या? है ना, है ना? सोसाइटी जीने नहीं देगा बेटा तुझे, सोसाइटी नहीं जीने देगा। चाइल्ड अडॉप्ट इंडिया में क्या है बेटा? मैरिज के नेक्स्ट ईयर क्या होना चाहिए? चाइल्ड। और चाइल्ड अगर 3 to 4 ईयर ना हुआ तो तांत्रिक आएंगे बेटा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इंडिया में एक लड़की का वजूद तभी बेटा मैरिज के बाद सामने निकल के आता है, व्हेन शी बिकम ए मॉम। मान लो इस मॉम के वजूद को लेने के लिए उसको देखो, अपने फैमिली में दिक्कत नहीं है, अपना फैमिली कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बाजू वाले को बहुत टेंशन होता है। ठीक है, उस बाजू वाले के चक्कर में वो लेडी पता कहाँ चलेगी? एडॉप्शन सेंटर। और क्या बोला कि मुझे एक चाइल्ड अडॉप्ट करना है। बट उसके ओनर ने क्या बोला कि चाइल्ड अडॉप्ट करने को तभी मिलेगा जब आप 5 लाख रुपए दोगे। उसके पास 5 लाख थे नहीं, चाइल्ड मिला नहीं। अब मुझे बताओ चाइल्ड नहीं मिला तो क्या उसका कोई राइट इफेक्ट हो रहा? सोच के बताओ कौन सा राइट इफेक्ट हो रहा? पर्सनल लिबर्टी बेटा, जीने का अधिकार छीन रहा है। क्यों छीन रहा जीने का अधिकार? मैं जीना चाहता हूं लेकिन लोग मुझे जीने नहीं देते, घर से बाहर निकलता हूं लोग ताने देते हैं, उस ताने से बचने के लिए मैंने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। ना मेरी पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट हुई, ना मेरी पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट हुई। मुझे बताओ क्या यहां पे हैबियस कॉर्पस नहीं लगा सकते? लगा सकते ना, बिना किसी लॉजिकल रीजन की वजह से। अब मुझे बताओ इंडिया में कितने लोगों को पता है हैबियस कॉर्पस? दूसरा, अगर मुझे आउटसाइड जाना है तो क्या लगेगा? वीजा, पासपोर्ट,
ठीक है। वीज़ा पासपोर्ट लेने के लिए पासपोर्ट ऑफिसर बोल रहा है 1 लाख रुपए ब्राइब देने पड़ेंगे, तभी पासपोर्ट पे साइन करूंगा, अदरवाइज नहीं। और इंडिया में ऐसा बहुत होता है, पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत घूस खिलाने पड़ते हैं, तब जाके क्या बनता है, पासपोर्ट। मुझे बताओ गलत है नहीं है? बिना पासपोर्ट के मैं जा पाऊंगा आउटसाइड इंडिया? नहीं। इन दोनों केस में क्या लग सकता है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, क्योंकि मेरी फिजिकल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया बिना किसी रीजन। इंडिया में कितने लोगों को पता है कि पासपोर्ट ना मिलने पे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं? हाँ, एक चीज पक्का पता है, लोग पता है क्या रिप्लाई करेंगे, भगवान की मर्जी नहीं थी कि मैं इस साल जाऊं। लोग ऐसा रिप्लाई करते हैं कि इस साल भगवान की मर्जी नहीं थी कि मैं आउटसाइड इंडिया जा पाऊँ। पता ही नहीं था कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस भी लगा सकते हैं। समझा? पहला रिट समझ में आ गया? समझा कब लगेगा रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस? चलो नेक्स्ट है बेटा रिट ऑफ मैंडमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट। मैंडमस का मतलब होता है बेटा कमांड। मैंडमस का मतलब क्या होता है बेटा, कमांड। एक बात मुझे बताओ, कंट्री के अंदर में अगर कुछ भी गलत होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? द पर्सन हु इज कमांडिंग द कंपनी। कंट्री कौन कमांड कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट। तो कंट्री के अंदर में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट। जॉब नहीं मिलता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल? जॉब नहीं मिलता है या गवर्नमेंट ने जॉब क्रिएट नहीं किया, कौन रिस्पॉन्सिबल? अच्छा बताओ, जॉब कब क्रिएट होगा? व्हेन देयर इज अ बिजनेस। और इंडिया में क्या नहीं है? बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि इंडिया वो जो दिख रहा है वो नहीं। अच्छा मुझे बताओ, कोई बच्चा मुझे 10 प्राइवेट कंपनी के नाम बता दो। टाटा बेटा पब्लिक कंपनी है, रिलायंस पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस पब्लिक कंपनी है। उसकी बात मत सुनो, उसके बाद मगर नहीं जाना। अरे बट सर पब्लिक कैसे? रिलायंस पब्लिक है बेटा। रिलायंस जिस कंपनी के नाम के में लिमिटेड लिखा होता है वो पब्लिक होती है। आपको पता है, अगर ये इंटरव्यू सेम इंटरव्यू इंडियन से पूछा जाए ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 10 पब्लिक प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं बता सकते वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्या पता है? पब्लिक कंपनी। क्यों पता है? दिखता वही है। क्यों दिखता है? मीडिया में डेली उसी की बातें चल रही होती है। प्राइवेट कंपनी की कभी जिक्र होती है क्या? बिल्कुल नहीं। प्राइवेट कंपनी का कुछ कांड ही नहीं होते तो नाम क्या? कांड उधर ही होते बेटा, कांड प्राइवेट कंपनी में होते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक डोमेन पे नहीं आते, वो छोटे छोटे लेवल के कांड होते हैं, छोटे छोटे लेवल के कांड होते हैं। सबसे ज्यादा स्कैम अगर देखा जाए प्राइवेट कंपनी में है, पब्लिक कंपनी में स्कैम कम होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में डिस्क्लोजर ज्यादा होते हैं, अपन को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। ज्यादा स्कैम कौन कर रहा होता है? प्राइवेट कंपनी। अब हमें कमांड का मतलब क्या होता है? मान लो मेरी कमांड क्या है, अभी जब तक क्लास में तुम हो तब तक तुम मेरे अंडर में हो, क्लास के बाहर क्या मेरा कमांड है? क्लास के बाहर किसका कमांड होगा? क्लास के बाहर किसका कमांड? आपके पेरेंट्स का। क्लास के बाहर किसका कमांड? आपके पेरेंट्स का। एक साउथ इंडियन मूवी थी बेटा, उस मूवी में एक बहुत अच्छी बात सिखाई गई थी। एक बच्चा ने कुछ गलत किया, पता है सजा किसको दी गई? उसके पेरेंट्स को। एक बच्चे ने गलत किया, सजा किसको दी गई? उसके पेरेंट्स को। और उसके पेरेंट्स ने खुद बोला अगर बच्चा गलत कर रहा है तो सजा का हकदार मैं हूं, क्योंकि शायद मैं अच्छे से गाइड नहीं कर पाया, मैं अच्छे से गाइड नहीं कर पाया। आज के दिन आपको पता है इंडिया में बॉयज को तो क्रिमिनल ही मान लिया गया है। बॉयज एक ही कैटेगरी में आते हैं बेटा, रेपिस्ट आते हैं ना। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल किसने बना रखा है? सोसाइटी ने। मुझे बताओ, जितने भी इंडिया में ऐसे वर्क्स होते हैं उसमें सबसे आगे धरने पे कौन बैठता है? बॉयज। गर्ल्स के साथ सबसे ज़्यादा स्टैंड कौन करता है? बॉयज। गर्ल्स कहीं भी स्टैंड करती है उसके साथ कौन जुड़ जाता है? बॉयज। ऐसा नहीं है एक बॉयज़ के करने पे सारे बॉयज़ गलत है। ऐसी बेटा हमने पाकिस्तान को ट्रीट कर लिया है और मुस्लिम को तो हमने ऐसे ही ट्रीट कर लिया है। इंडिया में मुस्लिम का मतलब ही है आतंकवादी। ऐसा ट्रीट हम लोगों ने बना रखा है, और हमने नहीं बनाया, ये हमें एहसास दिलाया किसने? गवर्नमेंट ने। कुछ नहीं है बेटा, मैं बचपन से मुस्लिम फैमिली में रहता हूँ। मैं सिर्फ, मेरा जहाँ पे विलेज है ना बिहार में, उस विलेज में सिर्फ 14 घर हम हिंदुओं का है, 98 मुस्लिम फैमिलीज हैं, और आज तक कभी कोई स्कैम या कुछ भी नहीं हुआ। हम सब साथ मिलके करते हैं, साथ मिलके सब कुछ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ। ये सिर्फ गवर्नमेंट का फेंका गया जाल है कि जो भी कुछ कर रहा है वो सब कौन कर रहा है? मुस्लिम ही कर रहा है। जो भी इंडिया में गलत काम हो रहे सब कौन कर रहे हैं? मुस्लिम ही कर रहे हैं। 10 मुस्लिम अगर कर रहे हैं, 10 मुस्लिम अगर कर रहे हैं तो ठीक है।
अब उसके बिहाफ में 90 को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ऐसा बोला कि मुस्लिम का हमारे नेशनल इनकम में बहुत बड़ा सपोर्ट है? मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ मुस्लिम का नेशनल इनकम में कितना बड़ा सपोर्ट है। नीचे की दुकान जाके देखो, सारे मुस्लिम की होगी। रेलवे स्टेशन, मुंबई के हर एक रेलवे स्टेशन के बाजू में चले जाओ, जितनी ये फुटपाथ की दुकान है ना, जहाँ से तुम 100 रुपये में आर्टिकल खरीद के एकदम डेली नए नए कपड़े पहन के आते हो, 100 रुपये की आर्टिकल खरीद कर ज़्यादातर मुंबई में किसकी आर्टिकल मिलती है? गर्ल्स की। ये जितने भी तुम नए नए कपड़े पहनते हो ना बेटा, किसी की भी हैसियत नहीं है कि जो मॉल में जाके कपड़े खरीद ले 4000 रुपये का शर्ट पैंट। 100 रुपये का हम क्या लेते हैं? कहाँ से आर्टिकल खरीदते हो? मॉल, ये रेलवे स्टेशन के बाजू वाली मार्केट है। पूरी मार्केट किसकी है? एक भी दिखा दो हिंदू मार्केट। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा इकोनॉमी हमारा है, बहुत बड़ा इकोनॉमी हमारा बेटा बार्बर का, नाई की दुकान, 99% मुस्लिम। तीसरा बहुत बड़ा इकोनॉमी दिखाता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर, 99% मुस्लिम के गैरेज होते हैं। सेकेंड हैंड कार डीलर, 88% मुस्लिम है। और फिर आप बोल रहे हो कि मुस्लिम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। इकोनॉमी में बेटा इनका बहुत बड़ा हाथ है, खासकर इनके बिजनेस में। और हम हिंदू कास्ट में अगर देखा जाए, ना तो यूनिटी है और ना ही हमारा कोई बिजनेस स्किल है। हम सिर्फ क्या करना जानते हैं? जॉब। बिजनेस बनाना उनको आता है। आपने देखा होगा मुस्लिम फैमिली में एजुकेशन कम होती है, लेकिन उनके बच्चे से बच्चे तक पूरा टिका होता है। आपको पता है मुंबई में एक रेस्टोरेंट है, फाउंटेन, मुस्लिम का है। वहाँ पे जितने स्टाफ भी काम कर रहे हैं वो 90% मुस्लिम है, 1 ही 2% हिंदू होंगे। और वो फाउंटेन होटल का आप नेट पे सर्च करो, सबसे टॉप रिकॉर्ड में आता है। क्या वो हमारे नेशनल इनकम में सपोर्ट नहीं कर रहा? बहुत कर रहा। ये तो बस मीडिया का फैलाया हुआ जाल है, या फिर हमारे पॉलिटिशियंस का, क्यों ऐसा नहीं कर रहे। तो कमांड में लॉ मेकर क्या बोलता है कि बेटा जो हमने आपको पावर दी है ना, उस पावर में कल के दिन कुछ भी गलत हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल कौन? जो किंग है, जो किंग है। तो अगर इंडिया के अंदर में कुछ भी गलत होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन किसने नहीं की? गवर्नमेंट ने। समझ में आ रहा? देखो क्या लिखा हुआ है। द रिट ऑफ मैंडमस, लिटरली मीनिंग द कमांड, is a high prerogative writ of a most extensive remedial nature. In this original form, it was a command issued in the king name from the king bench division of a high court of a justice and directed to any person, corporation or inferior court of jurisdiction requiring him to do something stated therein relating to the office and which the court felt was in the interest of a justice. मतलब क्या? कोर्ट के ऑर्डर हमें मानने हैं। कब? अगर तुम्हें लगता है कि वो ऑर्डर सही है तो मानो, नहीं सही है तो क्या करो? अपील करो। ऐसा तुम बोलोगे हम कोर्ट के ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है और कोर्ट ने बोला कि इंडिया छोड़ के मत जाना, क्या बिना कोर्ट को बताए जा सकते हो? नहीं, बताना पड़ेगा या उनसे पूछना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कमांड, दिस इज कॉल्ड कमांड। समझा? और हमारा कमांड, सबसे पहला हमारे घर में कमांड कहाँ से शुरू होता है? हमारे पेरेंट्स से। समझ में आया नहीं आया? पक्का याद रहेगा? चलिए, तो देखो ये अब ध्यान से, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना कमांड के ऊपर आया है? किसी भी क्वेश्चन में 4 चीजें दिख जाए ना, समझ जाना रिट ऑफ मैंडमस का क्वेश्चन है। पहला, लीगल राइट होना चाहिए तेरे पास। क्या होना चाहिए? और साथ में लीगल ड्यूटी। एक बात मुझे बताओ, पुलिस वालों की ड्यूटी क्या है? FIR लिखना, FIR लिखना। अगर वो लिखने से मना कर रहे हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं? उनके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकता है। आ रही है बातें समझो? सेकेंड पॉइंट, सच ड्यूटी मस्ट बी ऑन विच इज इम्पोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वो ड्यूटी कहां से मिला है तुझे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सबसे पहला क्या होना चाहिए तेरे पास? लीगल राइट और लीगल ड्यूटी। और वो ड्यूटी कहां से मिलनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। एक बात मुझे बताओ, अब देखो सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी किसको डेलीगेट कर रखी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। करेक्ट है। अब सड़क पे अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट। सड़क पे कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटा? गवर्नमेंट, क्योंकि अथॉरिटी किसकी है? आपकी, आपने चेक नहीं की। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, सच अ ड्यूटी मस्ट बी मिनिस्ट्रियल ड्यूटी एंड नॉट, सॉरी मैंडेटरी ड्यूटी एंड नॉट अ डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी होना चाहिए ड्यूटी वो बेटा, मतलब वो करना ही करना है। सर मेरा बुक है क्या? दूसरा बुक नहीं, वो क्या होना चाहिए तुम्हारा? मैंडेटरी ड्यूटी होना चाहिए, तुम्हें परफॉर्म करना है। इसके रिगार्डिंग कोई एस्केप नहीं है। FIR लिखना है तो लिखना है। आपने एक मूवी देखी है सिंघम?
सिंघम मूवी में अगर आपको याद होगा, एक विलन कोई कांड करता है तो उसको रिपोर्ट करना होता है, हाजिरी लगाना होता है डेली बाय डेली जाके 30 दिनों तक, और एक गांव के किसी पुलिस स्टेशन में भेजता है कि आपको हाजिरी लगानी है, लेकिन वो बंदा खुद नहीं जाता है, किसी और को भेजता है। तो अजय देवगन बोलता नहीं मुझे तो साइन उसका ही चाहिए, तो वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं। फिर वो बंदा उसका ट्रांसफ़र ही गोवा करवा देता है, और फिर गोवा में पूरी एकदम मार पिटाई शुरू हो जाती है। वो क्या था, ड्यूटी था ना, ड्यूटी किसकी थी, उस पर्सन की साइन करने की, तो साइन भी आके कौन करेगा, वही पर्सन, उसके बिहाफ पे कोई और नहीं कर। हाँ, अगर वो एक्सपायर कर गया होता तो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एंड द राइट विच इज क्लेम्ड शुड बी जुडिशली इन्फोर्सेबल राइट, मतलब ऐसा राइट होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग क्लेम पॉसिबल है, अगर क्लेम पॉसिबल है तो ही, अदरवाइज नहीं। याद रहेगा, ये 4 कंडीशन जहां भी तुझे दिख जाए ना, क्या लगा देना वहां पे, रिट ऑफ मैंडमस, ठीक है। और रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कब लगाओगे, जब तुम्हारे साथ बिना किसी रीजन के क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है। बिना किसी रीजन के क्या किया गया है बेटा, अरेस्ट किया गया है, तो क्या लगा देना वहां पे, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। क्लियर है। चलो, तो हमने 2 रिट पढ़ लिए बेटा, कौन कौन से, हैबियस कॉर्पस और मैंडमस। नेक्स्ट आता बेटा रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन। रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन, अच्छा एक बात बताओ, प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है, चलो 2 वर्ड बोल रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिटेशन, डिफरेंस क्या है। प्रोहिबिटेशन का मतलब मना है, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब मना किया गया है। वेरी गुड, क्या जोरदार बोला है। रिस्ट्रिक्शंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसा हो जाता है। प्रोहिबिट मतलब अवॉइड करना, प्रोहिबिटेशन मतलब पूरा ही मना है, और रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे जा नहीं सकते हो, वैसा हो। मजा नहीं आ रहा सुन के, धार्मिक बोलो, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिटेशन का डिफरेंस। जो आईपीसी के अगेंस्ट है वो इंग्लिश नलायक, ध्यान सुनो, प्रोहिबिटेशन टोटली बैंड, रिस्ट्रिक्शन यू कैन डू बट देयर इज सम कंडीशंस। प्रोहिबिटेशन में कोई कंडीशंस, टोटली बैन है, तू कर ही नहीं पाएगा। रिस्ट्रिक्शन में कर सकता है बट देयर इज सम कंडीशंस, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लिखा है, रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन, टोटली मना है, टोटली मना है, आपको ये चीज करना अलाउड ही नहीं है। जैसे आपको एक एक्ट समझाता हूं बेटा, इंडिया में एक्ट आई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं होने देंगे, रोक देंगे, करेक्ट है। जबकि वही एक्ट आपको समझाता है हाउ टू डू मनी लॉन्ड्रिंग, उस एक्ट में लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगा, एक एक्ट है आपको पढ़ाऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग वाला। तो देखो ध्यान से, अ रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन इज इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट, हमेशा याद रखना, प्रोहिबिटेशन हमेशा बड़ा वाला कोर्ट ऑर्डर करता है, किसको, इन्फीरियर कोर्ट को। क्या बोलता है, भाई अपनी औकात में रह के काम करो, तुम्हें जितनी पावर दी गई है ना उसी पावर के दायरे में रह के काम करना, अपनी पावर को एक्सीड नहीं करना, इसको बोलते हैं बेटा रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन। इसका मतलब क्या हो गया, सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर इन्फीरियर कोर्ट को मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर ही गलत दे रहा है तो इन्फीरियर कोर्ट के पास राइट है टू अपील कि सुपीरियर कोर्ट ने ऐसा गलत ऑर्डर दिया है। देखो क्या लिखा है, A writ of prohibition issued by the superior court directing an inferior court not to exercise jurisdiction with which is not legally vested, जो उनको दिया नहीं गया वो ना करे। Such a writ compels the court entrusted with the judicial duties to keep within the limit of jurisdiction in order to immediate stoppage of the trial of the cases in the lower court. A writ can also be issued against the judge of a inferior court. ध्यान से याद रखना, अगर मान लो हायर कोर्ट की ऑर्डर को इंफीरियर कोर्ट नहीं फॉलो कर रहा तो जज के ऊपर भी रिट लगा देंगे, और जज को भी क्या बोलेंगे, सर नो डाउट हमने कोर्ट को ऑर्डर दिया है, तो और कोर्ट के पार्ट भी आप ही हो, तो ये ऑर्डर आपके ऊपर भी लगता है कि आप भी ऐसा काम नहीं कर सकते। याद रहेगा। चलो अब ध्यान से, अब आपको कैसे समझ में आएगा कि सर यहाँ पे अपन को रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन लगाना, 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो क्या लगा देना, रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन। देखो 5 कंडीशन क्या लिखा मैंने, पहला एक्टिंग विदाउट जुडिक्शन, बिना पावर के काम कर रहे हो। दूसरा बियॉन्ड पावर काम कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस नजर आया, एक तो क्या बिना पावर और एक पावर के बियॉन्ड। दूसरा, तीसरा वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। पता है ये क्या होता है नेचुरल जस्टिस, मतलब
किसी को सजा देने से पहले उसके बारे में सुनना है और बायस नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी रिलेटिव है, इसका केस मेरे पास आया, अब ये मेरी रिलेटिव है, मैंने जानबूझ के जजमेंट इसके फेवर में दे दिया क्योंकि इन दोनों का झगड़ा था, अब ये मेरी रिलेटिव है, जजमेंट कैसा आया, बायस आया नहीं ना, किसी के फेवर में दिया ना, तो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए और बिना सुने तो जजमेंट बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग अंडर द लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस, मतलब जो प्रोसीडिंग तेरे साथ किया जा रहा है वो अल्ट्रा वायरस है, ऐसा लॉ में अलाउड ही। चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक लेडी विक्टिम को क्या जेंट्स पुलिस वाला सर्च कर सकता है? मान लो कर रहा है तो गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, तो तुम क्या बोलेंगे, रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन उसके ऊपर लगाएंगे। बेटा तो ये ऐसी पावर ही नहीं है, तो पावर के बियॉन्ड काम कर रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? चलो अब एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में ऐसा बहुत होता है बट ऐसा कभी आज तक किसी ने ऐसा रिट लगाया नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले बेटा रोकने पे तू नहीं रुकता है और रोक लिया तो गाड़ी का चाबी निकाल लेता है, अलाउड ही नहीं, पावर ही नहीं उनकी। चाबी निकालने का राइट ओनली खाकी ड्रेस वालों को है, वाइट ड्रेस वालों को बिल्कुल नहीं, लेकिन वो निकालते हैं। अब उनसे जब पूछते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं वो, सर अगर नहीं निकालते तो भाग जाता ना। पकड़ बेटा, भाग जाता तो पकड़ो, लेकिन तुम्हारे पास क्या वो राइट है? नहीं। अब मुझे बताओ कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है? देखा जाए तो इसके ऊपर आपको पता है, आजकल आपने देखा मुंबई के अंदर में ये गाड़ी टो होती है, हर एक स्टेट में टो होती है, अनऑथराइज्ड पार्किंग। उसका रूल क्या है, किसको पता है? अनऑथराइज्ड पार्किंग पहले अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे अनाउंस करते हैं, आते हैं चोरी छुप के सीधा लेके चले जाते हैं, चोरी छुपे सीधा लेके चले जाता है। और आपको पता होगा आजकल देखा होगा वो टो करने के लिए मशीन लगा के रखते हैं, वो मशीन से टो करते हैं। पहले बंदा उठा के डालता था, तो जब बंदा उठा के डालता था तो गाड़ी में डैमेज हो जाती थी, वो डैमेज की भरपाई नहीं करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल कर दिया इसके अगेंस्ट कि ये गलत है। एक बंदे ने तो बहुत जोरदार केस फाइल किया था। आपने देखा कभी कार को टो होते हुए? करेक्ट है। अच्छा, कार टो ही कैसे हो जाती है भाई? कार में तो हैंड ब्रेक लगा होता है, व्हील तो मूव ही नहीं करेगी। कैसे? नहीं बेटा, वो तो हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो व्हील मूव नहीं करेगी। करते हैं कभी-कभी तो लॉक। आपने देखा होगा ध्यान से, कार जब वो लोग टो करते हैं ना, तब कभी देखना तो वो स्केल डालते हैं तुम्हारे उसमें कांच में, और स्केल से वो लीवर उठाते हैं और उसका गेट खोलते हैं, फिर हैंड ब्रेक हटाते हैं, फिर गाड़ी टो होकर जाती है। एक बंदे ने चोरी का इल्जाम लगा दिया था, उसके कार में कुछ पैसा नहीं था, उसने बोला मेरा 1 लाख का चेक था, सॉरी 1 लाख कैश था, बस आरटीओ को जुर्माना भरना पड़ा। तब से आपने देखा होगा आजकल जब कार टो होती है तो नीचे 4 चक्के लगाए जाते हैं, एडिशनल व्हील, कार के नीचे एडिशनल व्हील लगाया जाता है, और फिर वो क्या करके ले कहते हैं टो। और वो भी टो भी नहीं करते, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना वहीं पे वो लॉक लगा देते हैं। देखा ना, वो रेड और येलो कलर का व्हील में लॉक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए थे इसके अगेंस्ट में, तब जाके ये चीज़ बंद हुई। क्यों? आप गलत कर रहे हो बेटे, जितनी पावर उसके अंदर में काम करो ना। तो ये था रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन, समझा? नेक्स्ट आजा बेटा। अच्छा, उसको क्या पढ़ोगे जरा, चौथे वाले पॉइंट को पढ़ के बताओ जरा, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, स्पेल करो। तन्वी जरा पढ़ना, क्या लिखा? सर्टिओररी, ये लिखा हुआ है ना बेटा। मैंने भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था यही पढ़ता था उसको, मैं तो अजीब ही पढ़ता था, सर्टिओररी। ठीक है, ये बेटा क्या लिखा हुआ है? सर्टिओररी। इसका मतलब क्या होता है सुनो, देखो ध्यान से, वहां पे क्या लिखा हुआ है? द रिट इज नॉर्मली यूज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब क्या, तुम्हारा फंडामेंटल राइट था लेकिन तुम्हें वो राइट नहीं दिया गया, तो तुम इन्फोर्स करते हो, उनको बोलते हो कि मैं कोई केस नहीं फाइल कर रहा, बस मुझे वो मेरा हक दिलवा दो। फॉर एग्जाम्पल, कुशल का 18 साल का एज हो गया, इसको क्या मिलना चाहिए? वोटर आईडी कार्ड मिलना चाहिए, नहीं दे रहा, बोल रहा नहीं 5 लाख रुपए लेके आ तब दूंगा। तो ये किसका रिट फाइल कर रहा है? मुझे केस नहीं फाइल करना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मेरा वोटर आईडी कार्ड दिलवा दो। दूसरा, क्वेश्चनिंग अ डिसीजन विच इज विदाउट इन और इन एक्सेस ऑफ द जुडिक्शन। तुम ऐसे डिसीजंस दे रहे हो, ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जो तुम्हारी औकात ही नहीं है, पावर ही नहीं है, पावर के बियॉन्ड जाके तुम डिसीजन दे रहे हो। नेक्स्ट, क्वेश्चनिंग अ डिसीजन विच हैज एन एरर ऑफ लॉ, मतलब लॉ का
वायलेशन कर रहे हो, लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ बोल रहे हो। नेक्स्ट, अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस में सबसे पहला याद रखना ऑडी अल्टरम पार्टम, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बिना सुने किसी को सजा नहीं देना, पहले सुनो कि क्या उसने गलत किया, अगर हाँ तो उसको क्या दो, सजा, ना तो ना। याद रहेगा। चलो लास्ट आते हैं बेटा, रिट ऑफ क्यू वारंटो। ध्यान से, क्यू वारंटो पता है कब लगता है? जब आप जिस ऑफिस पे काम करो वो पब्लिक ऑफिस है और आपने उस ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंटल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, मैं प्रेसिडेंट हूं और मैंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जो इंडिया के अगेंस्ट थे, तो वहां पर हम ये रिट लगा सकते हैं। ध्यान से याद रखना, जब तक ऑफिस पब्लिक नहीं होगा तब तक ये रिट अप्लाई नहीं हो सकता। पांचों रिट समझ में आ गए। पहला रिट बताओ, हैबियस कॉर्पस, कब लगेगा? अनलॉफुल डिटेंशन। दूसरा रिट, रिट ऑफ प्रोहिबिट मैंडमस, कब लगेगा? औकात में रह के काम नहीं कर रहे हो या फिर अपनी पावर को एक्सीड कर रहे हो। तीसरा, रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन, लॉ के बियॉन्ड या जुडिक्शन के बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो। देन रिट ऑफ सर्सियोरिटी, कब लगेगा? आपको अपना फंडामेंटल राइट इनफोर्स करवाना है, आप रेमेडी नहीं मांग रहे हो, क्या बोलो, जो मेरा अधिकार है वो मुझे दिलवा दो। और लास्ट क्या बोल रहा है? रिट ऑफ क्यू वारंटो, कब लगेगा? व्हेन देयर इज ए पब्लिक ऑफिस एंड उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो क्या लगा देंगे बेटा? रिट ऑफ क्यू वारंटो। याद रहेगा या नहीं रहेगा? पक्का क्लियर है? ध्यान से, रिट का और लिमिटेशन एक्ट का, मान लो केस फाइल करने का टाइम था 5 साल, तो 5 साल में नहीं केस फाइल किया तो क्या आप केस नहीं फाइल कर सकता? कर सकता है। क्यों? क्योंकि जहां पे लिमिटेशन खत्म होता है वहां से क्या शुरू हो जाता है? रिट। समझ में आया? जहां पे लिमिटेशन खत्म होता है वहां से क्या शुरू होता है बेटा? रिट। तो रिट का और लिमिटेशन का दोनों का क्या है बेटा? एडवर्स रिलेशन हो जाता है। आ रही है बातें समझ में? पक्का। तो इसी के साथ हमारा बेटा पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स खत्म। ठीक, बाकी आगे की चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 2 लेक्चर्स और लगेंगे बेटा अपने को कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने में।